नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है। उसी में आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इससे पहले मैंने 1937 के जो चुनाव हुए थे उसके बारे में, भारत शासन अधिनियम 1935, साइमन कमीशन, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सभी मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं। था क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, उसके पीछे थोड़ा सा कारण जान लीजिए। हुआ क्या था कि उस समय पर क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर बहुत ज़्यादा ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें सभी जितने भी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे, इन दोनों राष्ट्रों ने जो शामिल थे इसमें, इन सभी ने एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, इस तरीके के देश थे और दूसरी तरफ थे यूएस, ब्रिटेन। मतलब अलग अलग जो पक्ष थे उन सभी ने अपनी जी भर के जितनी भी ताकतें थी, जैसे कहा जाएगा आर्थिक ताकतें हों, औद्योगिक हों, वैज्ञानिक हों, सभी तरीके की शक्तियां इसमें झोंक दी थी। लेकिन फिर भी हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी, क्योंकि जर्मनी उस समय पर बहुत हर जगह अपनी विजय की पताका फहरा रहा था और जो ब्रिटेन वाला ग्रुप था वो बुरी तरीके से हार रहा था, परास्त हो रहा था। तो इस समय पर अब ऐसी परिस्थिति में भारतीयों का सहयोग उन्हें चाहिए था। तो भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं था कि अब उन पर भारतीयों पर अधिकार दिखा सके। वो किस स्थिति में आ गया था, समझौतावादी नीति में। एक उसके अंदर एक दृष्टिकोण बना समझौतावादी का, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने डिस्कस किए हैं उनमें आपने देखा है कि ब्रिटेन कभी भी भारत से किसी भी नीति पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता था, चाहे वो गांधी इरविन पैक्ट हो या कुछ भी हो। उन सभी में जब सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती थी तब केवल सरकार भारत की बातें सुनता था। लेकिन इस समय पर क्या था, इस समय पर उसे पूरे विश्व में उसकी स्थिति बहुत खराब हो रही थी। जो ये ग्रुप था पूरा, ये ब्रिटेन वाला ग्रुप पूरा हार रहा था और जो दूसरा ग्रुप था वो इतने ज़्यादा चरम पर पहुंच रहा था। तो इस समय पर ब्रिटेन को लगा कहीं भारत भी हमारे हाथों से ना निकले और भारत पर अपना कब्जा जमाए रहें। किसी न किसी तरीके से भारत के साथ भी हमें कोई ना कोई समझौतावादी नीति को अपनाना होगा। तो वही जो नीति, एक समझौतावादी दृष्टिकोण जो दिखाया गया, उसी को 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की, ठीक है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। कई बार एग्जाम में अगस्त प्रस्ताव की डेट पूछ लेता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। 8 अगस्त 1940 को ये एक घोषणा की गई थी जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे? इन्होंने कहा कि ठीक है, जो हम डोमिनियन स्टेट की मांग नेहरू रिपोर्ट से कर रहे थे उसको इन्होंने अब जाके 1940 में इस बात को मान रहे हैं, जो 1928 के समय की बात थी, कि भारत के लिए हम डोमिनियन स्टेट जो हमारा मुद्दा होगा वो युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यही होगा और इसी पर हम पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात देखें। अब इन्होंने कहा कि भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। मतलब हम एक ऐसी युद्ध के बाद ऐसी एक सलाहकार परिषद बनाएंगे जिसमें भारतीयों की भागीदारी होगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी काम ब्रिटिश सरकार करती थी उसमें भारत के लोगों को बहुत ही कम तरीके से शामिल करती थी। इवन उनको कई बार शामिल ही नहीं करना चाहती थी। पूरा साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था वो सिर्फ इसी बात को लेकर तो हुआ था कि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसका सभी राष्ट्रवादी, सभी भारतीय चाहते थे कि भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान हो जिसमें भारतीयों के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से उसमें प्रावधान हो। तो जिसमें मुख्यतः भारतीयों की अपनी सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा करने की आज़ादी हो और ये खुद ही वही सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि उसमें रक्षा शामिल होगी कि किस तरीके से भारतीयों के साथ भारतीयों की रक्षा की जाए। अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन सभी के हितों को बहुत ध्यान में रखा जाएगा। राज्यों से संधियां, मतलब राज्य जो हैं वो अपने हिसाब से संधियां कर पाएंगे। और दूसरी बात, अखिल भारतीय सेवाएं आदि सभी मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अब आप सोचिए, ये जो सारी चीजें हैं ये पहले से कितनी ज्यादा चली आ रही थी, इन पर जाकर 1940 में अब लॉर्ड लिथंगो के सामने जो प्रस्ताव जो ये पास करते हैं उसमें कहते हैं कि हम ये काम करेंगे। इसके बाद अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसे किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। मतलब कोई भी जो एक शक्ति होगी, हम ऐसे किसी को शासन नहीं देंगे जो कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं रखती हो। इसमें ये सारी बातें कही गई और इसमें यह भी कहा गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसका भी विस्तार किया जाएगा। विस्तार से सीधा सा मतलब यही था कि भारतीयों को अब इसमें हम भागीदार बनाएंगे और इसमें भारतीयों को भी आगे लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अब ये जो प्रस्ताव इस तरीके से पारित किया गया, इस पर किसी की भी सहमति नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इतने चैप्टर्स हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। जनरली हम देखते हैं कि जब कोई ब्रिटिश सरकार चाहे वो किसी भी अधिनियम को बनाए, चाहे वो 1919 का हो, 1909 का हो, 1935 का हो, जितने भी अधिनियम बनाए गए इन पर सहमति नहीं बनती थी जब ये प्रस्ताव पारित हो जाते थे। उसके बाद फिर नई नई चीजें सामने आती थी और ये अपना तर्क भी देते थे कि भाई क्यों हम इससे सहमत नहीं हैं। तो कांग्रेस ने इसमें कहा कि क्या बात है, डोमिनियन स्टेट का मुद्दा तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो भाई पूर्ण स्वराज चाहिए। उससे पहले अब हम उसके बाद अब हम एक चीज भी आगे किसी चीज को नहीं मानेंगे। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता अगर आप हमें नहीं देंगे, डोमिनियन स्टेट तो हम कब का पीछे छोड़ चुके हैं। हमने तो आपको उसी समय पर 1 वर्ष का मौका दिया था, अब आप 1940 में इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई कांग्रेस तो इस बात से कह गई कि हम तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ये मुद्दा हमारे लिए पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। गांधी जी ने भी घोषणा की और इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और भी चौड़ी हो जाएगी। मतलब जो इनके संबंध हैं और जो इस ब्रिटिश सरकार और इनके बीच जो संबंध थे उससे तो और भी ज्यादा दरार पैदा हो गई। अच्छा, मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग इस बात पे तो खुश थी कि चलो अल्पसंख्यकों के दायरों के बारे में ठीक ठीक बोला गया है, लेकिन इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई थी। ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि दो राष्ट्र बनेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो पाकिस्तान की जो मांग थी उसको कहीं से भी इसमें स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अपना ही एक अलग राग अलाप रही थी कि भाई उससे तो जब तक पाकिस्तान एक दूसरे राष्ट्र के बारे में बात नहीं की जाएगी तब तक हम किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे या हम किसी बात का फेवर नहीं करेंगे। तो उसने भी ये कहकर इसे क्या कर दिया, उसने भी इसे कहकर स्वीकार नहीं किया और लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग ने घोषणा की कि अब इस गतिरोध का एक ही समाधान है, वो है भारत का विभाजन। मतलब लीग तो इस बात पर बिल्कुल अडिग थी 1940 के लगभग से ही कि अब किसी भी कीमत पर भारत के साथ हमारे हित नहीं है, मतलब हिंदुओं के साथ मुस्लिमों के हित नहीं है। और लीग के लिए जो जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक में है वहां पर एक अलग राज्य बनाया जाए। अब ये सारा जो पूरा चीजें बनी थी इनका एक मूल्यांकन की बात आती है। मैंने हर वीडियो में ये बात आपसे बोली है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे प्लीज मूल्यांकन जरूर करें। आपने जैसे ये चैप्टर पढ़ा, लीग ने इसको अस्वीकार किया, कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ जरूर होती हैं। तो आपको अपने स्तर पर कुछ ऐसे मूल्यांकन करने हैं। जब आप मूल्यांकन करना सीख जाएंगे तो आपके जो उत्तर मतलब लिखने की क्षमता होगी वो बहुत अच्छे से और निखर कर आएगी। तो अब इसका मूल्यांकन अगर हम देखें, यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के
तर्क की मान्यता दी गई थी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसमें कहा गया था कि ठीक है, भारतीय अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, साइमन कमीशन के टाइम पर भी कही गई थी, लेकिन वो बात एक टोन में कही गई थी कि अगर मतलब एक चुनौतीपूर्ण थी कि अगर ऐसा है, तुम्हें साइमन कमीशन का इतना विरोध करना है तो क्यों नहीं अपना संविधान बना लेते। लेकिन उस टाइम पता था, ब्रिटिश सरकार जानती थी सारे लूपहोल्स। देखिए, जब वो सरकार किसी जगह पर राज कर रही है, वो पूरा शासन चला रही है, तो उसे हर लूपहोल बहुत अच्छे से पता थे। उसे पता था कि कभी भी लीग इसके साथ नहीं आएगी, कांग्रेस के साथ में कभी भी हिंदू महासभा नहीं आएगी, रजवाड़े साथ नहीं आएंगे। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या जो छोटी छोटी चीजें थी, ये कभी एक साथ नहीं होंगी। तो एक संविधान का निर्माण करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए उस समय पर इस तरीके की बात चुनौतीपूर्ण रूप से कही गई थी। लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से कही गई कि भाई तर्क जो दिया गया था उसको इन्होंने मान्यता दी। और कहा गया, कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को भी स्वीकार किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन में भी मांग लंबे समय से की जा रही थी। ये हमेशा से ही मांग चल रही थी कि भाई भारतीयों का एक अपना संविधान हो, भारतीयों का एक अपना संविधान हो। तो ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, जो लंबे समय से इस बात को मांग कर रहा था कि भाई भारतीयों का एक अलग संविधान हो, इस बात को इसमें माना गया। और पूर्व में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी कांग्रेस ने अपनी स्वयं संविधान निर्माण करने की क्षमताओं को साबित भी किया था। दूसरा, इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट के मुद्दे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि कांग्रेस इस बात को कह रही थी कि अब डोमिनियन स्टेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इस बात को मानेंगे, लेकिन पहली बार सरकार ने इस बात को माना था कि भाई डोमिनियन स्टेट की मांग को इन्होंने स्वीकार किया था। अब इन सबके बाद में एक चीज़ और भी आती है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्योंकि ये बातें मानी नहीं गई, तो कांग्रेस ने जब कह दिया था कि भाई जो अगस्त प्रस्ताव आया उससे ये लोग सहमत नहीं थे, उसके बाद इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ने की बात कही। और व्यक्तिगत सत्याग्रह एग्जाम की दृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं और कई बार आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो 1940 में शुरू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव के बाद की परिस्थितियों से जो प्रगति हुई, उसे सरकार का व्यवहार और भी सख्त हो गया था। मतलब जब प्रस्ताव आया, लोगों ने इस प्रस्ताव की अवहेलना की, मतलब माना नहीं, तो सरकार जाहिर सी बात है इन चीज़ों को और भी ज़्यादा अपने बिहेवियर में उसने और ज़्यादा सख्ती लाई और घोषित किया कि कांग्रेस जब तक मुस्लिम नेताओं के साथ किसी और समझौते पर नहीं पहुंचती है, तब तक भारत में किसी प्रकार के संवैधानिक सुधार संभव नहीं है। मतलब इस तरीके की बात कह दी गई कि हर हालत में जो कांग्रेस है उसको लीग को अपने साथ लाना पड़ेगा, तभी वो कोई काम करेगी। और सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी करती जा रही थी। मतलब सरकार की जो प्रतिक्रियाएं थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसको, इस तरीके के जो संगठन बनाने की जितनी चीज़ें थी वो सब तरीके की चीज़ें, मतलब व्यक्तिगत अधिकार छीने जा रहे थे। इस प्रकार एक बार फिर कांग्रेस ने कहा भाई गांधी जी से कि आप इसका नेतृत्व संभालें, और गांधी जी से इसका नेतृत्व संभालने का आग्रह किया गया। अब ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें कहा गया कि कांग्रेस की जो चीज़ें हैं, इसको जो राष्ट्रवादी हैं उनके धैर्य को, उनकी दुर्बलता ना समझा जाए। मतलब गांधी जी ने इस बार कहा कि हमारे धैर्य, जो हम धैर्य से काम कर रहे हैं या हम सरकार की नीतियों का इतना ज़्यादा विरोध करते हैं और हिंसा का कोई सहारा नहीं लेते हैं, इसके लिए आप हमारी दुर्बलता ना समझें, इसे हमारी कमी ना समझें, कमजोरी ना समझें। तो इस तरीके की बातें गांधी जी ने कही। और कहा गया भारत के लोग युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। ये भी कहा गया इसमें कि भारतीय जो हैं वो युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और वो ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि वे ना तो नाजीवाद और ना ही भारत की साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क समझते हैं। उनका कहना था कि जैसे नाजीवाद का हाल है वही साम्राज्यवादी शासन का भी हाल है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। कांग्रेस की मांगों पर एक बार फिर सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से सोचने का अवसर दिया गया। तो ये जो मतलब पूरा व्यक्तिगत जो आंदोलन था, इसके बारे में गांधी जी ने ये सारी चीज़ों को रखा और कहा गया
कि सत्याग्रहियों को युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाएगी, मतलब वो कोई बात कह नहीं सकता, किसी बात में अपने विचार नहीं रख सकता, तो फिर क्या फायदा होगा उसका। तो यही इन्होंने कहा कि सत्याग्रहियों को युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। हम क्यों युद्ध में भाग लें, कुछ रीजन बताइए हमें। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि उसमें ये कहा गया था कि अगर ब्रिटेन किस तरीके के लोकतांत्रिक मूल्यों पर युद्ध करना चाह रही है, मुझे मतलब भारतीयों को बताए तो उसके लिए ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। और सत्याग्रही अपने भाषण को गांव-गांव तक फैलाएं। गांव-गांव तक ये भाषण पूरे फैलाए गए और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो भाषण है, इस तरीके के भाषण फैलाए जाएंगे, जनता को कुल मिला के हर तरीके से जागरूक किया जाएगा। और इसी को कहा गया है, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली चलो आंदोलन किस नाम से जुड़ा हुआ है, या इसको किस और दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को भी हम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी चाहिए, में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सत्याग्रह, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। ये आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दूसरे जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पहले सत्याग्रही या दूसरे सत्याग्रही के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये कब शुरू हुआ था, ये आपको डेट सहित पता होना चाहिए। तो 17 अक्टूबर 1940 की बात है। उसके बाद 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। फिर 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः यह सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह थे। मैंने भी बताया ना अभी कि दूसरे सत्याग्रही यही थे। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रही दंडित किए जा चुके थे या इन्हें जेल में डाल दिया गया था। इतने वीडियोस बनाए हैं मैंने, इतना हिस्ट्री पढ़ ली है। आपको पता होगा कि सरकार जब कुछ नहीं कर पाती थी तो सीधी दमनकारी नीतियां शुरू करती थी और भर भर के लोगों को जेलों में डालती थी। तो इस समय पर 25,000 सत्याग्रही थे जिनको दंडित किया जा चुका था और 1941 तक इनको फिर बाद में रिहा भी कर दिया गया था। इसके पश्चात कई कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी और नेहरू की बातों को अस्वीकार करते हुए युद्ध में साथ देने की बात की। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, क्या हमें युद्ध में भाग लेना चाहिए और युद्ध के पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। शायद ब्रिटेन हमारे साथ ऐसा करेगी, क्या शायद हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए और ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप में सत्ता हस्तांतरण के लिए राजी हो जाए। शायद ऐसा हो सके, पर ऐसा संभव नहीं होना था। इसी के लिए फिर भारत छोड़ो आंदोलन आगे शुरू होता है। इसी समय पर गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसका जो लिंक है PDF का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।